और नाज़रीन, फोर्थ व्यू में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ वाहिद नसीम और एक तवील मुद्दत के बाद फिर से आपके साथ हूँ। फवाद साहब, खैर मकदम है आप। थैंक यू सर। सलाम अलैकुम, जज़ाकल्लाह खैर। वाले जनाब, क्या देख रहे हैं आप? जैसे कि फिलहाल राजनाथ सिंह जी का रूस रशिया का दौरा हुआ है, लगातार चाइना के साथ हमारी बातचीत चल रही है, भले ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो। विदेश मंत्रालय की भी बातचीत हुई है, अक्रॉस द बॉर्डर भी बातचीत चल रही है, टेंशन भी है और बहुत सारे हालात हैं जो आप जिन पर आपकी नज़र बनी हुई है। इसमें से आप नेपाल भी है और भूटान भी है और बांग्लादेश भी है। तो मुख्तसर सी बातें करेंगे जिससे थोड़ा सा नाज़रीन को क्लियर हो जाए कि अभी हम कहाँ खड़े हैं, और फिर इंशाल्लाह सिलसिलेवार बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं पूछूंगा आपको कि क्या आप किस नज़रिए से देखते हैं कि माफ कीजिएगा, रक्षा मंत्री साहब का रशिया दौरा, जिससे काफी उम्मीदें जताई जा रही है या थी, तो आपको क्या लगा? अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे चश्मा लगा हुआ है तो हमारा काम ही देखने का है, लेकिन जी 2-3 दिन से कोशिश करने के बावजूद भी आपके साथ इसीलिए नहीं जुड़े कि बड़े सेंसिटिव से इश्यूज थे और ऐसे इश्यूज पर कुछ बोलना बेहतर नहीं लगता। फिर भी जी जी। क्योंकि बहुत से लोग भी जुड़े हुए हैं साथ में, तो सबकी उम्मीदें होती हैं कि हम कुछ ना कुछ तो जो हमारा अपनी जिंदगी का तजुर्बा है या जो हम देखते हैं वो लोगों के साथ बांटें। जी तो इसको कहाँ से शुरू कर सकते हैं सर? प्रधानमंत्री जी के उस वक्तव्य से कि ना कोई आया है, ना कोई घुसा है, ना किसी ने हमारी पोस्ट पर कब्जा किया है। अगर यहाँ से शुरू करते हैं तो बहुत सारे सवाल सभी लोग उठा रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि ऐसे किसी सवाल का जवाब देने का या ऐसा ही सवाल दोहराने का कोई फायदा है। वैसे नहीं बहरहाल नहीं नहीं, प्रधानमंत्री जी ने मैं खुद देखिए, मैं खुद इससे इनकार करूंगा, क्योंकि वजह यह है कि वो किन स्थिति परिस्थितियों में बोला, क्या समझ के बोला, ये एक अलग विषय है। क्योंकि हम राजनीति नहीं करते, बल्कि राजनेता जो कदम उठाते हैं सिर्फ उसका विश्लेषण करते हैं। हमें कोई इस बात में दिलचस्पी नहीं है कि किस पार्टी का वजूद ऊपर आए, किस पार्टी का वजूद नीचे जाए। मेरे ख्याल से हमारा काम है नाजरीन को सिचुएशन बताना, और वो भी पवार साहब उन हालात में सिचुएशन बताना। देखिए, जर्नलिस्ट हैं, हमारा ये भी काम नहीं है कि हम यहाँ राष्ट्रभक्ति करें या किसी दूसरे देश को धोखा दें या अपने देश को धोखा दें। इन सब बातों से दूर सिर्फ और सिर्फ विश्लेषण के क्या हुआ तो क्या होगा, इस पर हम बात करते हैं। इसी वजह से मैंने पूछा कि राजनाथ सिंह जी का जो दौरा था, वो गए थे, बड़ी मतलब यहाँ चर्चा थी मीडिया में, अभी भी मीडिया में चर्चा चल रही है कि हमको S-400 का डिलीवरी तुरंत चाहिए, हमको कुछ MiG-21, 29, 30, M-30 सखोई, और हमारे बहुत सारे वेपन्स जो हैं वो रूस पर मुनसर करते हैं। उनके कल पुर्जों की भी युद्ध के हालात में हमको जरूरत होती है। तो बहुत सारी चीजें थी, और ये तो आपको पता है कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की 75वीं सालगिरह मनाई जा रही थी रशिया में। तो वो ये एक मौका हमारे पास डबल था, क्योंकि उसमें भी इनवाइटेड थे और अपनी बात भी की जा सकी। तो आप मतलब कंक्लूजन क्या निकला, वो पूछ रहे हो? नहीं, इसको हम अगर शुरुआत करके देखें तो सबसे पहली बात यह है कि आज आप भी कह रहे हैं ये जो उन्होंने विक्ट्री डे बनाया है रशिया ने, उसमें राजनाथ सिंह जी गए थे, तो ऐसी बात नहीं है। ये चूंकि गए थे तो उस परेड में भी शामिल हुए, जबकि कायदे से जिस स्तर का उन्होंने कार्यक्रम किया है उस कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री स्तर के आदमी को जाना चाहिए था। अब या तो रशिया ने ये सोचा कि हमारा रक्षा मंत्री इतना बड़ा है कि वो प्रधानमंत्री के बराबर है, या उन्होंने ये सोचा कि हम इस लायक नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री वहां जाए। ये उनका अपना नजरिया है या हमारी सरकार का अपना नजरिया है, बिजी रहे होंगे, कुछ भी रहे होंगे। लेकिन हम उस परेड को छोड़ दें अगर, तो बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो गौर करने लायक हैं। मैं आज उस परेड को देख रहा था, तो उस परेड में भी जो इंट्रोडक्शन दिया है उन्होंने, वो ये कह के दिया है कि सिख रेजिमेंट ने भी हिस्सा लिया और सिख रेजिमेंट ने सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटिश की तरफ से नाजियों के खिलाफ बहुत शानदार काम किया था। जबकि मुझे उम्मीद थी कि वो ये कहेंगे कि भारत की ओर से
भारत की सेना की सिख रेजिमेंट ने हिस्सा लिया है या भारतीय सेना का एक रेजिमेंट बीच में आया है। अब ये चीजें जनता के लिए माफ कीजिएगा पावा साहब, देखिए पावा साहब, आप ब्रिटिश इंडिया के टाइम की बात कर रहे हैं, और ये आप इंडिया की फौज इसलिए नहीं बोला जा सकता क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इंडिया है। तब वो वक्त था जब ब्रिटिश इंडिया थी। ब्रिटिश इंडिया के वक्त जो है, जो फौज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा ले रही थी, वो उसकी कमान ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो देख रही थी। आज भारतीय गवर्नमेंट है, तो उसलिए उन्होंने सिख रेजिमेंट कहा होगा, और इंडिया की जो रेजिमेंट है वो इसलिए नहीं कहा होगा क्योंकि इंडिपेंडेंट इंडिया है, उस वक्त ब्रिटिश इंडिया था। बोलिए। नहीं, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं क्योंकि आपका ये सवाल कहीं और भी उठा था। एक तो आप इस चीज को तो मानेंगे कि वो तब भी इंडिया ही था, बेशक वो रूल्ड बाय ब्रिटिश था। अच्छा, दूसरी बात ये है, अगर हम आपकी आजादी वाली और ब्रिटिश साम्राज्य वाली बात लेते हैं तो आपकी आया था, जबकि चीन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रशिया या किसी के साथ भी कोई साथ नहीं दिया था, ना वो इस लायक। तो छोटी सी बात है और कोई इतनी बड़ी बहस का मुद्दा भी नहीं है। बहरहाल माना ये जा सकता है कि कहीं ना कहीं सरकार को अपने सामने युद्ध नजर आ रहा है और उस युद्ध के कारण ही ये लोग वहां गए हैं, हथियार लेने गए हैं। जैसा कि आप भी जानते हैं, हमारा 67% आर्म्स एंड एम्युनिशन रशिया का है, और अगर युद्ध होता है या हम वार फील्ड में जाते हैं तो हमें हर 2 मिनट के बाद अपने मशीन गन की स्प्रिंग्स भी चाहिए, हमें आर्म्स मतलब वो वेपन्स का जो बदला जाता है, ठीक है, वो समझता हूँ उसको, ठीक है। तो आपका मतलब था वो लेने गए तो आगे, उसमें तो बड़ी बात क्या है। मेरा लब्बो-लुआब यही है कि कहीं ना कहीं सरकार को अपने सामने युद्ध नजर आ रहा है। ठीक है, आपको क्या लगता है? ठीक है। नाजरीन, मैं पावा साहब से जानने की कोशिश कर रहा था कि जिस तरह हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी गए, और वहाँ उस दौरे को लेकर दूसरा मीडिया जो है वो बहुत सारी रिपोर्टें चला रहा है। उनका फर्ज है, जिस तरह की वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं उस तरह चला रहे हैं। अलबत्ता मैं यहाँ ये देख रहा हूँ कि जिस तरह हमको उम्मीद थी रशिया से, वो शायद हमारा साथ उस तरह का नहीं दिया गया है। उसकी जो वजह है उस पर हम जरूर बात करेंगे, क्योंकि हमको जो S-400 थी वो तुरंत वो डिलीवरी दी जा सकती थी। अगर वो हंगामी हालात हैं तो हमको, चूंकि उनको देनी है, वो 21 में उनका जो है उनको डिलीवर करना है, और उससे पहले अगर हमको जरूरत थी तो वो दी जा सकती थी। मगर एक और बात कि एस सीरीज की ये मिसाइलें, S-400 की, S-300, ये मिसाइलें चीन के पास पहले से मौजूद हैं। अलबत्ता चीन के साथ जो राब्ता रशिया का है वो काफी गहरा है। पावा साहब से गुजारिश करूंगा कि आपके जो फोन है वो किसी तरह का बड़ा शोर कर रहा है। नहीं, आप जो बता रहे हैं इसके लिए S-400 के लिए, तो S-400 को लेकर तो काफी टाइम से हमारे यहाँ बातचीत चल रही थी। हमारी मोदी जी बहुत दिनों से कह रहे थे, और वैसे भी हमें आशा थी कि अभी हमारे राफेल भी आ जाएंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास कमी रही आर्म्स एंड एमुनेशन की, और अगर आर्म्स एंड एमुनेशन की कमी है तो फिर युद्ध में क्यों जा रहे हैं? देखिए, युद्ध में आर्म और जो हथियार हैं उनकी कमी सभी के पास रहती है। यहाँ मुद्दा ये था कि इस वक्त रशिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है, दोस्त रहा है। बहुत सारे मेक इन इंडिया में हमने उनके साथ में हथियार, मिसाइल्स, बहुत कुछ बनाया है, चल रहे हैं। और T-20 टैंक वगैरह बहुत, मतलब हमने जहाज भी बनाए हैं, तेजस भी बनाए हैं। ये देखिए, एक चीज समझिएगा, हमें इस टोंट कसी में जाने के बजाय ये कोशिश कर रहा हूँ नाजरीन तक डिलीवर करने की कि बहरहाल रूस किन परिस्थितियों में बहुत, जो जो 1971 में हमारा साथ दिया, जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट हुई, चीन को उसकी सरहदों में रोका, अमेरिका के 7वें बेड़े के सामने जो है सामने रशिया खुल के आया, इस बार क्यों नहीं है? इस बार ऐसा क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? हो सकता है रक्षा मंत्री की बात हुई हो सकता है प्रधानमंत्री जी की कोई स्पेशल बातचीत हुई हो, पर सामने जो हमारे सामने मौजूद है, या हमारे जो स्रोत हैं, उन सूत्र हैं या स्रोत हैं,
तो उनसे कुछ अभी जो हमको जितनी हमारे पास अपडेट है, क्योंकि सरकार ने कोई अपडेट दी नहीं है, उसी आधार पे बात करनी होगी, उसी पे हम कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि हमने कई बार बात की है पवार साहब के, अगरचे ये समझ लें कि अगर रशिया और चाइना फ्रीडम कॉरिडोर में स्ट्रैटेजिक पार्टनर हैं, और स्ट्रैटेजिक नहीं बल्कि राहदारी उनकी टोटल उसी से गुजरती है, और यहाँ चीन और रूस आपस में दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं, और हमने इस पैसिफिक एरिया में अमेरिका के साथ ट्रीटी की है, तो ये बात हो सकती है कि चलिए हो सकता है हमको हथियारों की उतनी जरूरत ना हो अमेरिका पे मानसिक दबाव बनाने के लिए कि देखो हम रूस के साथ फिर जा सकते हैं और आपको हमारे साथ तुरंत आना चाहिए, इजराइल को तुरंत आना चाहिए, चूंकि अब झड़प हो चुकी है। बात ये नहीं है कि होगी या होने वाली है, मुद्दा ये है कि झड़प हो चुकी है, बिगुल बज चुका है, सरहदों पर हाई डिप्लॉयमेंट हो चुका है, जहाज उड़ाए जा रहे हैं। इससे इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, क्योंकि एक चिंगारी ये कब शोला बन सकती है इसका कोई भरोसा नहीं है। मगर क्या चीन को, आपको ऐसा लगता है पवार साहब के अगर अगरचे अगले तकरीबन 10 सालों के लिए जो दुनिया की रणनीति है वो प्रशांत महासागर में चारों तरफ एशियन कंट्रीज हैं, जो एक जिनको कहा जाता है ये अगली सदी के लीडर हैं। अगर अगली सदी आर्थिक व्यवस्था की ये लीडर हैं, और पूरा फोर्स और प्रेशर जो है मैं यहाँ देख रहा हूँ, जिसमें जर्मनी से भी अपने फौजियों को निकालकर इसी खित्ते में डिप्लॉयमेंट के लिए सजेशन जो है वो सबमिट हो चुके हैं अमेरिका के अंदर, और शायद उस पर वो एक्शन लेंगे। जापान में पहले से है, ताइवान के समुद्र में बेड़े खड़े हैं, साउथ कोरिया के साथ जो है। इस पूरे खित्ते में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शीत युद्ध के दौरान एक भारी डिप्लॉयमेंट जो है जगह जगह पर अमेरिका का रहा है, जिसे वो बढ़ाने जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इस समंदर के चारों तरफ जो हम जिसमें हम पार्टनर बने हैं, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के, जिसमें जो अगली अगली वॉरफेयर मानी जा रही है, जो आप समझिए खाड़ी से सिमट रहा है, और ये पूरा पैसिफिक सागर में, जो प्रशांत महासागर में, ये पूरा दबाव पूरी दुनिया के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बन रहा है। इसकी वजह ये है कि यहाँ नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, आपका वियतनाम, आपका हांगकांग, आपका कंबोडिया, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया तक, ये पूरा रीजन जो है, बहुत सारे मुल्क हैं इसमें, बांग्लादेश है, बर्मा है, हिंदुस्तान है, श्रीलंका है, मालदीव है, ये पूरे इतने सारे खित्ते हैं, इतना बड़ा आर्थिक इसमें, और दुनिया की बहुत बड़ी जनसंख्या है। अब मान के चलिएगा कि तकरीबन अगर 1 अरब से ज्यादा के करीब जो है जनता इस इलाके में रहती है। चाइना को अगर लैस कर दूं तो, और इंडिया और चाइना को लैस करने के बाद है, चूंकि पाकिस्तान 20-22 करोड़ का है, बांग्लादेश इतना ही है, इस तरह पूरा एक पूरा बड़ा भरा पूरा बाजार है, जहां पर प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी है, और प्रोडक्शन जो है वो अफ्रीकन डेवलपिंग कंट्रियों में आगे बढ़ने की जरूरत है, महसूस कर रही है दुनिया। यानी यूरोपियन यूनियन के सैचुरेशन पॉइंट पर जाने के बाद, फिसल जाने के बाद, ये एरिया डेवलप होने जा रहा है। इस पर बाजार पर कब्जा बनाए रखने के लिए बाकायदा, नाज़रीन, मुझे लगता है कि यहाँ पूरा कब्जा बनाए रखने के लिए एक वॉर जो लंबा चल सकता है, देर तक चल सकता है, तरीके बहुत हो सकते हैं, यहाँ प्रेशर बन रहा है। इस प्रेशर में रशिया चाइना का पार्टनर है, जहां हम सेंटिमेंट, मतलब सिर्फ सेंटिमेंट के, हमने 70 साल या 65 साल या 50 साल या 25 साल बहुत अच्छी दोस्ती रूस के साथ निभाई है, वो एक अलग बात होती है। करंट हितों को देखा जाता है, चीन के साथ बहुत सारे इंटरेस्ट रशिया के हैं, शायद भारत के साथ उतने इंटरेस्ट नहीं है, ये कड़वा सच है, मान लेना चाहिए। आपको क्या लगता है पवार साहब के रूस को साथ देने के लिए आ जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा है सर, आपने जो बताया सिचुएशन, आपने कैनवस बहुत बड़ा करके बता दिया, और इतने बड़े कैनवस को समझना एक आम आदमी, मेरे जैसे एक साधारण आदमी या के बस की बात नहीं है कि वो सारा तामझाम समाज ले। फिलहाल हम केंद्रित करते हैं सिर्फ अपने ऊपर, भारत के ऊपर, और उसको छोड़ करके अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं अगर हम क्वाड्स के मेंबर बने हैं, अगर हम अमेरिका की पालकी उठा के आगे बढ़े हैं, आपके हिसाब से साउथ चाइना सी में
रशिया और चीन की बढ़ोतरी को रोकने के लिए, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं 100% रूस हमारे साथ क्यों देगा, क्योंकि वो तो चीन के साथ है। और 1962 में ओके भी ओके रूस ओके, ने फाइनली 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 न्यूट्रल। मैं समझ गया हूँ। सुनिए, आखिरी वर्ड दे दीजिए, क्योंकि ये प्रोग्राम का आखिरी वर्ड होगा आपके लिए नाज़रीन। इसी कड़ी को हम जारी रखेंगे लगातार, मगर इस चूंकि लंबा एपिसोड करने के बजाय हम छोटी छोटी अपडेट्स भी आपको देते रहेंगे। इसकी अगली कड़ी का आप इंतजार करेंगे, मगर मैं आखिरी शब्द पूछ लेता हूं, तो मतलब आप ये मानते हैं कि पावर साहब, रशिया का जो दौरा था वो आप उसको बहुत सक्सेस नहीं देख रहे हैं, कुल मिला के ये है या कुछ और है, बता दीजिए। नहीं, वो सिर्फ अपने दर्शकों की, अपनी जनता की आईवाश के लिए था। और जहां तक मेरा मानना है कि जाने जाने से पहले भी इनको एहसास होगा कि इनके साथ क्या होने वाला है। ओके, ठीक है पावा साहब, हम जल्दी इसी टॉपिक पे, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। पैसिफिक सागर पे, क्वाड पे आते हैं जो आपने जिक्र किया है, मगर अगले एपिसोड में आएंगे। नाजरीन इंतजार कीजिएगा कि हम, बाबा साहब जो कह रहे थे क्वाड, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आगे क्या सिचुएशन हमको नजर आ रही है उसके विश्लेषण के बारे में बात करेंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में ये मान के चलते हैं कि हमने रशिया दौरे के बारे में ज्यादा बात की है, थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि शायद क्यों सफल या असफलता की नजर से हम देख सकते हैं। मगर आगे क्वाड कोर, साउथ चाइना सी से हम बर्मा होते हुए, नेपाल होते हुए लद्दाख की तरफ बढ़ेंगे। इंतजार कीजिए, कहीं अहम बातें हम उस प्रोग्राम में करने वाले हैं, सच्ची सही इंफॉर्मेशन आपको देंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, पाहवा साहब को दीजिए इजाजत, और इंतजार कीजिए, बहुत जल्द हम आपको अगला प्रोग्राम देंगे। बजाय इसके कि हम इंतजार करें कि अगला दिन होगा, अब हम लगातार अपडेट देने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे दुनिया में बदलाव होंगे, वैसे वैसे छोटी छोटी चीजों को समझने के लिए पुराने एपिसोड्स को भी आप कनेक्ट करेंगे, तो आपके लिए आसानी होगी। फिलहाल मुझे आसानी के लिए टाइम खत्म हो रहा है, मुझे इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले एपिसोड में। शब बखैर।